अभी सर ब्लास्ट हुए हैं सर, इस पे आपका क्या कहना है? ये डेलिब्रेट एक्ट था कि हमें ब्लास्ट करना है। मैं कहूँगा कि इंडियन मुजाहिदीन के पैरेलल का मॉड्यूल है। सर अगर कोई पढ़ा लिखा है, ऐसी क्या रेडिकलाइजेशन कर दी जाए, खुद को उड़ा दे गाड़ी के साथ? ये जो है ना थिंकिंग है, ब्रेन वॉशिंग। कितना चाहिए होता है इतनी बड़ी डिसीजन करने के लिए? अगर हम अमोनियम नाइट्रेट ही ले लें तो अराउंड 5 kg वुड बी सफिशिएंट। एंड दे हैड एटलीस्ट 360 kg। वो तो बहुत है, उससे तो आप करीब 60, 70, 80 बना सकते हो। डू यू थिंक दैट देयर टारगेट वुड हैव बीन समथिंग मच लार्जर? मे हैव बीन ए लार्जर टारगेट बिकॉज सर ये अगर इतना इजीली यूज हो सकता है तो इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? कुछ लोगों ने बताया मुझे इन्होंने सुनारों से एक्सप्लोजिव खरीदा है। तो सर आपको लगता है ये जो परपेट्रेटर था, ये डॉक्टर और जो कुछ और लोग, इनको पाकिस्तान भेजा गया होगा, ट्रेनिंग करके वापस आए होंगे? एब्सोल्युटली। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब भी हमारे देश में कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो सारा देश एक तरीके से यूनाइट हो जाता है और बहुत सारे नैरेटिव्स भी फैलने लगते हैं नेचुरली। मैं आज बहुत लकी हूँ क्योंकि आई एम सिटिंग विद one of the foremost experts on this field, someone who has been fighting against terrorism since 1996. So all throughout his career he has done it. A decorated IPS officer. I am going to speak with Karnail Singh sir today in detail. Karnail Singh sir was the person who cracked the Batla house encounter. He was in charge of it. He has cracked various terrorism cases including the 2008 blasts. He has cracked cases even before that. And he knows everything there is to know about anti-terrorism and this particular strand of terrorism, this jihadi terrorism. We will talk about training of terrorists. We will talk about how bombs are made. We will talk about why in this case जो भी circumstances थे वो क्या point out कर रहे हैं. I will investigate the patterns from his past experience and if he can see some similarities. I want to understand क्यों white collar, इतना white collar strand क्यों है इस particular incident में? Why are there doctors involved? How do they radicalize people like this? And how are they right under our noses while it's happening? How is intelligence collected while all of this is done? What happens in forensics once a blast has happened? So ये सब चीजें I think will take us to a definitive account of why it happens, who does it, why they do it, and how they do it, and what can be done to prevent it. Without further ado, let us speak and listen very carefully to Karnail sir. Sir, thank you so much for giving me time at this crucial, very delicate juncture. अभी सर बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं और बॉम्ब ब्लास्ट के आसपास बहुत सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो दे अपीयर टू बी वेरी सस्पिशियस. कोई भी इंसान पढ़ के दे कैन ड्रॉ द लाइन्स, दे कैन डू 2 + 2 is 4 here. And just to put it in words, एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ एक क्राउडेड एरिया में जो कि ऐसा लग रहा है कि इतना प्लान्ड डेटोनेशन नहीं था. प्लान्ड डेटोनेशन इसलिए नहीं लग रहा है बिकॉज नंबर 1, देयर वाज नो श्रैपनल फाउंड, देयर वाज नो क्रेटर फाउंड, देयर इज अमोनियम नाइट्रेट फाउंड एंड इट सीम्स कि जो गाड़ी में आईईडी था वो डेटोनेट हो गया, शायद गलती से, शायद पर्पसफुली, बट इट सीम्स लाइक जो परपेट्रेटर था भाग रहा था डर के और एक्सप्लोसिव्स को छुपाने की शायद कोशिश कर रहा था क्योंकि रेड्स हो गई थी फरीदाबाद में. जो रेड्स कश्मीर के मल्टी लोकेशन रेड से कनेक्टेड है. तो सर इस पे आपका क्या कहना है? व्हाट डू यू थिंक हैज़ एक्चुअली हैपेंड? एंड अगर आप इन सब फैक्ट्स को देखते जो एक नॉर्मल सिटीजन देखता है, आपका क्या ओपिनियन होता है? हाउ वुड यू कनेक्ट देम इन योर माइंड? सी, पहले तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये छिपाने की कोशिश कर रहा था? बहुत अनलाइकली है. ओके. रीज़न बीइंग जो एक्सप्लोजिव है जी, अनलेस ये डिटोनेटर से कनेक्ट हो और फ्यूज़ भी लगा दिया गया हो जी, तभी पॉसिबिलिटी बनती है कि ये एक्सीडेंटली या डेलिब्रेटली एक्सप्लोड हो. इसका मतलब बम तैयार था, चाहे एक्सीडेंटली एक्सप्लोड हुआ चाहे डेलिब्रेटली एक्सप्लोड किया गया. बॉम्ब तैयार किस कंडीशन में होगा? जब वो उसको ऑपरेशन के लिए ले जा रहे हैं. तो मेरा व्यू है कि छिपाने के लिए नहीं था, ये वहाँ से भागे और उसको कहीं छिपाना था, उसके लिए नहीं था. ये डेलिब्रेट एक्ट था कि हमें ब्लास्ट करना है. अब क्वेश्चन होता है कि जब ब्लास्ट करना है तो आपने बॉम्ब तैयार कर लिया, एवरीथिंग इज रेडी, ओनली आपको फ्यूज़ को ऑन करना है. नाउ फ्यूज़ एक्सीडेंटली भी ऑन हो सकता है और जब आप ऑन करना चाहते हैं तब भी हो सकता है. तो दोनों चीज़ पॉसिबिलिटी हैं.
कि ये कहीं क्राउडेड एरिया में प्लांट करने के लिए बम बना के लाए हों, लेकिन ये गाड़ी में एक्सप्लोड कर गया हो। ओके, बट इट इज़ नॉट, ये ऐसे नहीं था कि ये भाग रहे हैं और अपने आप एक्सप्लोड हो गया। ये एक्सप्लोजन करने की नीयत से ही आए थे, ये से क्लियर है। तो एक इंसिडेंट पहले हुआ है, ये आई थिंक ये अराउंड 2000 की बात है जी। साउथ इंडिया में ग्रुप ऑपरेट कर रहा था दीनदयाल अंजुमन का। उन्होंने कई स्टेट्स में ब्लास्ट किए, गोवा में, बेंगलोर में, यानी कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में। एंड केस कैसे क्रैक हुआ, बेंगलोर में एक कार में एक्सप्लोजन हो गया, पुलिस गई, पकड़ा उनको, एक आदमी इंजर्ड हो गया था, पूरा केस क्रैक आउट हो गया। वो भी प्लांट करने जा रहे थे कहीं, लेकिन एक्सप्लोजन हो गया। कैरिंग में नहीं होता कभी भी, आप एक्सप्लोजिव ले जा रहे हो, बीच में एक्सप्लोजन हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल हाई एक्सप्लोजिव है, वो तो बिना डिटोनेशन के हो ही नहीं सकता। अमोनियम नाइट्रेट भी बिना डिटोनेशन के ऑटोमेटिक एक्सप्लोड नहीं करेगा। अब सेकंड इशू है कि डिटोनेटर नहीं मिला। पॉसिबिलिटी है कि जब एक्सप्लोजन ज़्यादा होता है तो डिटोनेटर कहीं दूर गिर गया हो, नहीं पाया गया हो। तो ये जरूरी नहीं है कि डिटोनेटर नहीं मिला इसका मतलब डिटोनेटर नहीं था। सेकेंडली, जो सर्च की गई पुलिस ने फरीदाबाद में, वहाँ पर डिटोनेटर्स मिले हैं, इसका मतलब इनके पास डिटोनेटर्स थे, तो डिटोनेटर जरूर यूज़ किया गया होगा। ये जो लो एक्सप्लोजिव होता है, ये बिना इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर के भी डिटोनेट कर सकते हैं, केमिकल डिटोनेटर्स। हम जब 96-97 में ब्लास्ट को कर रहे थे तो उसका मैकेनिज्म बड़ा डिफरेंट था। उसने केस आयरन की एक शेल बनाई, उसमें पोटेशियम क्लोरेट भर दिया, उसके ऊपर एक सोडियम अजाइड की लेयर डलाई, उसके ऊपर अखबार डाल दिया, और फिर एक टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड लिया और टेस्ट ट्यूब को उसमें डाल दिया। पूरे उसको केस आयरन को उसने पैक कर दिया। अब वो सीधा लेके चल रहा है, टेस्ट ट्यूब का मुख ऊपर है, सल्फ्यूरिक एसिड निकल नहीं सकता। जहां उसको प्लांट करना है वहां उसने उसको उल्टा करके रख दिया, सल्फ्यूरिक एसिड सीप करना शुरू हो गया, धीरे धीरे अखबार में सीप होकर वो सोडियम अजाइड तक पहुंचा। तो देयर वाज यूज्ड टू बी 15 मिनट्स गैप। सोडियम अखबार उसको सोक करेगा, वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा सोडियम अजाइड के पास। सोडियम अजाइड वाज एक्टिंग एज ए डिटोनेटर and potassium chlorate was the main explosive. So that is also possibility. उस समय एक बुकलेट मिली थी टेररिस्ट से, सीडी में थी, बेसिकली इंफॉर्मेशन सीडी में थी, 4 सीडी मिली थी कि कैसे बम बनाए जाएं और घर की चीजों से कैसे बम बनाए जा सकते हैं। उस सीडी में बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारी केमिकल से यूज करना दिया गया था। तो केमिकल फ्यूज प्लस डिटोनेटर भी हो सकता है, दैट इज़ वन थिंग। बट मुझे लगता है क्योंकि इन लोगों के पास डिटोनेटर थे, मिले हैं, तो इसमें डिटोनेटर यूज़ किया गया होगा। थर्ड चीज़ आपने इसमें जो इशू बताया है कि किस टाइप का एक्सप्लोजिव हो सकता है, मौका तो मैंने नहीं देखा, कुछ क्लिप्स जरूर देखी हैं जो उसमें आई हैं, जिसको हम लो एक्सप्लोजिव बोलते हैं। लो एक्सप्लोजिव जनरली पोटेशियम क्लोरेट, अमोनियम नाइट्रेट और एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाई एक्सप्लोजिव और प्लास्टिक एक्सप्लोजिव लाइक RDX। सो जब एक्सप्लोजन होता है हाई एक्सप्लोजिव से, तो जैसे कार में कटिंग हुई, वो बड़ी शार्प होती है, जैसे ब्लेड से काट दिया लोहे को। और जो लो एक्सप्लोजिव से कटिंग होती है, जार्ड कटिंग होती है। दोनों में डिफरेंस है। मौके पे जो आदमी जाता है वो देख के आइडिया लगा सकता है ये इसमें हाई एक्सप्लोजिव यूज हुआ है या नहीं हुआ। मैंने जो लोग मौके पे थे, 1-2 से बात की, नॉट द पुलिस ऑफिसर्स बट जर्नलिस्ट वगैरह, तो कुछ उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि जब मैंने पूछा कटिंग कैसी थी, उन्होंने कहा शार्प कटिंग थी। दैट मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्लास्टिक एक्सप्लोजिव आल्सो। जैसे आपने कहा कि मिक्सड हो सकता है, अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है, ये हो सकता है, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। कई जगह इन्होंने इस तरह के यूज़ किए हैं मिक्स करके, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। जो आग लगती है, 2 तरह से आग लग सकती है। एक तो टैंक में आग लग गई हो, उससे आग फैल गई हो। सरोजनी नगर में ऐसा हुआ था ब्लास्ट में, 2005 में ब्लास्ट हुआ,
बराबर में कपड़े की दुकान थी, उसमें आग लग गई, उससे आग वो फैल गई। यहाँ भी हो सकता है कि टैंक में ब्लास्ट हुआ फिर आग वो फैल गई हो। दूसरे प्लास्टिक एक्सप्लोजिव भी जलता है कई बार, वो भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो अगर पूरा देखें तो मेरे हिसाब से लगता है कि ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट था। फिदाइन अटैक भी हो सकता है, या ये प्लांट करने गए हों और उससे पहले एक्सप्लोजन हो गया, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। बट ये भागने वाला इंसिडेंट मुझे नहीं लगता। सर फिदाइन अटैक का जहाँ तक लग रहा है देखने में, वो गाड़ी लेता है, वो यू टर्न लेता है और एकदम से एक्सप्लोजन हो जाता है। और मैंने पढ़ा एक रिपोर्ट में कि स्टीयरिंग व्हील और एक्सेलरेटर के बीच में उसकी टांग पाई गई है, इंटैक्ट है, जिसके अंदर से डीएनए निकाल के आइडेंटिफाई किया गया है परपेट्रेटर को। अगर ऐसा है सर, तो ये फिदाइन अटैक मतलब इट अपीयर्स टू हैव बीन फॉइल्ड फॉर सम रीजन। जहाँ डेस्टिनेशन है वहाँ पर ले जा रहे नहीं क्या? क्योंकि गाड़ी में अटैक करने का पॉइंट क्या है जो हिस्ट्री में सर देखे गए? आसपास जो गाड़ी है, कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ पर नुकसान होगा लोगों को, वो भी फिदाइन अटैक होता है। दूसरे ये प्लांट करने जा रहे हो, बम पूरी तरह तैयार हो और फ्यूज जो है झटके से या किसी वजह से ऑन हो गया, एक ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। उससे पहले सर 3 घंटे का इंतजार, ही वॉज वेटिंग फॉर 3 आवर्स, मे बी फॉर इंस्ट्रक्शंस, मे बी फॉर सम क्लैरिटी। जो फरीदाबाद में रेड्स हुई उसके बाद दे वर मूविंग द बॉम्ब परहैप्स, बट इनका जो मिशन था, जो इनका टारगेट था और जो इनकी लोकेशन थी, क्या ये इस टाइप की लोकेशन यूज़ करते हैं डेलिबरेटली? अगर वो फरीदाबाद वाले जो सर्चेज हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो टेररिस्ट का बेसिक आइडिया होता है डैमेज हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो मार्केट भी यूज़ कर सकते हैं, बिजी एरिया भी यूज़ कर सकते हैं। अब इनके यहाँ जहाँ तक मैंने सुना है 28 डिटोनेटर मिले हैं और लगभग 3000 किलो 3000 किलो तो नहीं, उसमें फरीदाबाद पुलिस ने कहा है कि काफ़ी एक्सप्लोजिव तो शायद क्रैकर्स टाइप था। 360 kg एक्सप्लोजिव जरूर है वहाँ पर। 360? हाँ सर, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपके एक्सपीरियंस से, जितना आपको दिखने में पता चल रहा है, कितना एक्सप्लोजिव चाहिए होता है इतनी बड़ी एक्सप्लोजन करने के लिए लगभग? अगर हम अमोनियम नाइट्रेट ही ले लें तो अराउंड 5 kg वुड बी सफिशिएंट। ओह, दैट्स इट, एंड दे हैड एटलीस्ट 360 kg। हाँ, वो तो बहुत है। उससे तो आप करीब 60, 70, 80 बम बना सकते हो। दैट्स ए ह्यूज, एंड देन कैन थिंक ऑफ कि इनका प्लान कोई बड़ा होगा। वही, और 28 डिटोनेटर मिले हैं तो 28 जगह तो इन्होंने प्लान किया ही होगा ब्लास्ट करने का कम से कम। तो हो सकता है इनका प्लान हो, एंड आई शुड से कि कश्मीर पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया कि बिफोर ये लोग ऑपरेट कर पाए उनको पकड़ लिया। सर, ये जो डेटोनेशन हुई इतने क्राउडेड एरिया में, हिस्ट्री में व्हाट वी हैव सीन इज, स्पेशली इन कार बॉम्ब्स, द पॉइंट ऑफ द कार इज व्हाट? एक तो प्रेशराइज्ड शेल होता है गाड़ी में जो कि थोड़ा सा एग्जैजरेट कर देता है उसको। दूसरा, एक इंसान का अंदर होना डजंट मेक एनी सेंस, बिकॉज अगर गाड़ी को यूज़ कर रहे हो, बिकॉज इट्स अ मोबाइल बॉम्ब बेसिकली, या तो आप गाड़ी को ले जाके रैम कर दो किसी चीज़ में, जैसे हमने देखा है एम्बेसी पे अटैक्स में ये देखा है, या आप गाड़ी को एक बिल्डिंग के नीचे पार्किंग में रख दो और वहाँ पे डेटोनेट कर दो ताकि बिल्डिंग को ही डैमेज हो जाए, स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाए या बिल्डिंग गिर जाए, या तो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज अ लॉट मोर। डू यू थिंक दैट देयर टारगेट वुड हैव बीन समथिंग मच लार्जर given this? It could be. The target may have been a larger target because they had the explosives. And इस एक्सप्लोजिव से जहाँ भी फटेगा, अगर क्राउडेड एरिया है तो डैमेज विल बी ह्यूज। एंड अभी भी देखिए आप, आई थिंक 9 लोग मरे हैं या ज़्यादा मरे हैं। अभी डेथ काउंट हो रहा है सर जी, तो डैमेज तो हुआ है लोगों को। सर, ये अमोनियम नाइट्रेट का जहाँ तक सवाल है, इट इज़ अ प्रीकर्सर or as a fertilizer it is used? It's a precursor chemical which can be used in explosives? See, it is basically chemical, you can say, and it's an oxidizing agent. Any oxidizing agent is an explosive also. जैसे मैंने बताया था पोटेशियम क्लोरेट, that's oxidizing agent that can be used as an explosive. So ammonium nitrate can always be used as explosive. It has been used previously also. Right. It was used in the German bakery blasts. 2011 के मुंबई अटैक्स में, मल्टीपल सीरियल ब्लास्ट में यूज़ हुआ था अमोनियम नाइट्रेट। सर, ये अगर इतना इजीली यूज़ हो सकता है तो इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? और एक जगह इसका कंट्रोल मैकेनिज्म है,
जो एक्सप्लोजिव शॉप्स हैं दे हैव टू टेक अप्रूवल लाइसेंस एंड दे हैव टू मेंटेन ए रिकॉर्ड। मुझे ये इस केस में ये पता लगा है, कुछ लोगों ने बताया मुझे कि शायद इन्होंने सुनारों से एक्सप्लोजिव खरीदा है। बड़ी अजीब सी बात है कि सुनार से एक्सप्लोजिव खरीदा है, मार्केट से भी खरीद सकते हैं, क्योंकि ये यूज़ जो अमोनियम नाइट्रेट है, एक तो फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, सेकेंडली ये पत्थर तोड़ने में जो क्वेरीज हैं वहाँ यूज़ होता है, थर्डली मछली मारने में भी यूज़ होता है। तो काफ़ी इसके वैसे प्रैक्टिकल यूज़ लोगों के पास हैं, तो इसलिए इसका मिलना, ऐसा नहीं कि इसका मिलना मुश्किल हो मार्केट में। सर, जब इस टाइप का ब्लास्ट होता है, हमारी एजेंसीज वहाँ पे पहुँचती हैं, फोरेंसिक स्टार्ट होते हैं, एग्जैक्टली कैसे पता चलता है कि क्या हुआ है? मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी, क्रॉस इंजरी पैटर्न को स्टडी किया जाता है, केमिकल एनालिसिस तो होती ही है, और क्या होता है सर? व्हाट हैपेंस व्हेन अ टीम रीचेस द स्पॉट ऑफ अ पॉसिबल एक्सप्लोजन? See, first they try to assess the damage. Now you have mentioned one thing, there was no crater, for example. No crater, no shrapnel. So crater नहीं है इस केस में, that means कार में ब्लास्ट हुआ अंदर, तो उसमें पॉसिबिलिटी है क्रेटर ना बने, क्योंकि ज़मीन पर रखा होता तो क्रेटर बनेगा ही बनेगा। तो क्रेटर को देख के तो आइडिया लगता है कि भाई कितना एक्सप्लोजिव होगा उसमें, कितना बड़ा क्रेटर बना है। देन डैमेज किस टाइप का हुआ है, जैसे मैं बता रहा था, डैमेज कटिंग उसकी शार्प है या वो है, स्मेल कैसी आ रही है मौके पे। फॉर एग्जांपल अमोनियम नाइट्रेट का हुआ है तो विल गेट अमोनिया टाइप स्मेल देयर, सो यू नो इमीडिएटली दैट अमोनियम नाइट्रेट हैज़ बीन यूज्ड। शार्प कटिंग है तो हाई एक्सप्लोजिव हैज़ बीन यूज्ड। देन वी लुक ऑफ एनी मटेरियल अवेलेबल देयर, इट कुड बी वायर, battery, these are important, or detonator. That will indicate which type of detonator, from where it could have been purchased. Suppose battery मिल रही है तो battery कौन से make की है, कहाँ से खरीदी गई, because we are trying to collect evidences which we can try to find out कि कहाँ से खरीदा गया होगा। Do you know why you are stuck in the same loop that you were stuck in 5 years ago? जो गलतियां हम तब करते थे वही गलतियां आज हो रही हैं, वही गलतियां 5 साल के बाद होंगी। The best advice that I have ever been imparted, जो किसी सेल्फ हेल्प बुक ने मुझे नहीं दी, वो ये थी कि उस लूप को पकड़ो। That is why we have created the loop test. We have given it for free to everybody. If you want to really improve, if you are feeling stuck, if you want to achieve your potential, the loop test is brutally honest. It will not sugarcoat anything. The link is in the description. Go ahead, take the loop test, find out where you're stuck and then break it. क्रेटर देखेंगे कितना बड़ा बना है सर, किस टाइप का इम्पैक्ट हुआ है। सेकेंडली जो है मौके पे और क्या क्या चीज़ मिली है, डिटोनेटर है या नहीं है, तार वायर है जी, बैटरी कौन सी है, क्योंकि इन सब के मेक इंडिकेट करेंगे कि प्रोक्योरमेंट कहाँ से पॉसिबल है इनका। देन कई बार एक्सप्लोजिव के साथ कोई और मटेरियल भी मिल जाता है। फॉर एग्जांपल 96-97 में जो ब्लास्ट थे उनमें वो अखबार के टुकड़े मिलते थे, जो मैंने बताया था आपको कि अखबार के टुकड़े लगाया, फिर उस पर टेस्ट ट्यूब लगाई, उस पर सल्फ्यूरिक एसिड बढ़ा, तो अखबार के टुकड़े मिलते थे। तो हमने उस इन्वेस्टिगेशन में देखा ये अखबार के टुकड़े किस अखबार के हो सकते हैं, वो अखबार कहाँ से पब्लिश हुआ होगा, किस जगह का एडिशन होगा, किस जगह की सेल हो सकती है, तो दैट आल्सो गिव इंडिकेशंस। तो एक एक पीस जो मौके पे मिलता है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद इंजरीज कैसी हुई, बर्निंग इंजरीज हैं, शार्प इंजरीज हैं, शार्प नेल्स हैं या नहीं है, वहाँ पर शार्प नेल्स हैं तो बॉम्ब में शार्प नेल्स मिलाए होंगे, ज़रूरी नहीं है शार्प नेल्स मिलाए हों। कई बार जो हाई एक्सप्लोजिव है उसका जो कंप्रेशन इम्पैक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, उससे भी कई आदमी की डेथ हो जाती है। तो नॉट नेसेसरली हर केस में वो शार्प नेल्स मिलाते हैं, तो एक वो चीज़ देखते हैं शार्प नेल्स, कितनी दूर तक इसका इम्पैक्ट गया है, एक वो देखते हैं, उस आइडिया लगता है कि कितना पावरफुल बम होगा। देन इन्वेस्टिगेशन होता है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में किस किस को ले जाया गया है, बिकॉज कई बार क्या होता है जो परपेट्रेटर है वो भी इंजर्ड हो जाता है, तो हर का हॉस्पिटल में जो भी गया उसका वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। बिना वेरिफिकेशन के हो सकता है टेररिस्ट आपके हॉस्पिटल भी गया हो
और वहाँ से अपना थोड़ा छोटा मोटा इलाज जो भी हो रहा हो करा के भाग गया हो। तो एक ये वो ज़रूरी है मौके से। देन इन्वेस्टिगेशन में ये भी देखते हैं यहाँ से कोई कॉल हुई हो, इस तरह की चीज़ें भी देखते हैं। बट ओरिजिनली इन चीज़ों को देखा जाता है ताकि आपको मौके से क्या क्या एविडेंस मिल रहे हैं वो मिल जाए। अब जैसे इस केस में कार यूज़ हुई है, देन वन कैन सी कि ये कार कहाँ कहाँ ट्रैवल की है। CCTV फुटेज डिफरेंट प्लेसेस की लोकेट करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इंडियन मुजाहिदीन ने जब दिल्ली में ब्लास्ट किए थे 13 सितंबर 2008 को, तो उसमें से एक टेररिस्ट पैदल गया था वापस अपने घर। तो हमने सबकी फुटेज निकलवाई थी रेलवे इसकी मेट्रोज की। तो एक मेट्रो की फुटेज में वो ट्रैवल करता मिल गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखनी पड़ेंगी कि मौके पे जाने के बाद वहाँ क्या एविडेंसेस मिलते हैं, और नॉट ओनली मौके पे, सराउंडिंग्स में कहाँ कहाँ मूवमेंट हो सकता है उनका, तो वो सारा करना है। सर, इंजरी एनालिसिस को देखते हैं जब हम, डैमेज प्रोफाइल, क्रॉस इंजरी पैटर्न, इस केस में बोला जा रहा है कि वेस्ट के ऊपर हैं सारी इंजरीज, लंग डैमेज है और मतलब ब्लंट फोर्स ट्रॉमा भी बहुत है, बट वेस्ट के ऊपर। ये वेस्ट के ऊपर होने का क्या मतलब है और व्हाट डज इट टेल अस? सी दैट मींस बॉम्ब जमीन पे नहीं था, इट जस्ट कोरॉबोरेट्स की गाड़ी में फटा है। दैट मीन्स ओनली कि ऊपर बम था। एंड वेस्ट के ऊपर होने का मतलब है, जो आपने इम्पैक्ट कहा, इम्पैक्ट विल बी द कंप्रेशन वेव्स ऑफ द हाई एक्सप्लोजिव। कैसे होता है सर? इफ आई कैन आस्क फ्रॉम स्क्रैच, हाउ डज अ बॉम्ब किल द पीपल सराउंडिंग इट? इट साउंड्स ऑब्वियस, सी इट कैन किल in different ways. The one is it has a sharpnels. Sharpnel hits the man. Sir, what is a sharpnel, if I may ask? Sharpnel is, sometimes there are two types of sharpnels. One is put into the explosive itself. ठीक है। For example, आपने balls रख दी छोटी छोटी लोहे की, या कील रख दी उसमें छोटी छोटी, तो they become sharpnels. जब बॉम्ब फटेगा तो वेलोसिटी से उड़ के जाएंगे और आदमी के पेनिट्रेट करेंगे, and they will injure the internal body parts. So that is one type of injury. Secondly, suppose explosion takes place in an iron casing. Iron gets blasted. ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और टुकड़े शार्पनेल बन गए। यानी आपने एक्सप्लोजिव में शार्पनेल नहीं बनाया, लेकिन जिस चीज में वो फटा वो शार्पनेल बन के वो लोगों को इंजरी करेगा। थर्ड टाइप ऑफ इंजरी इज कि व्हेन explosion takes place, there is a wave of high intensity. It hits the person and it can damage the internal organs. That is the third type of impact, जिसको आप blunt force कह रहे हैं, that type of force it will be. हाँ, so compression waves ऐसा लगता है जैसे किसी को आदमी को पत्थर से मार दिया हो बेसिकली, और इंटरनल इंजरी करती हैं वो। तो एक तीसरी तरह की इंजरी ये होती है। जब एक्सप्लोजन होता है तो जो कई बार आग भी लग जाती है, और आग लगने से जो गर्मी उत्पन्न होती है, दैट इज कॉल्ड हीट ब्लास्ट बेसिकली। जैसे इस केस में हुआ है, आग लगी है, सडनली जो ब्लास्ट हुआ है, जो आग उसके साथ ट्रेवल की है, एंड जब एक्सप्लोजन होता है तो सर्टेनली उस समय भी हीट उत्पन्न होती है। प्रेशर बढ़ेगा, हीट भी बढ़ेगी, दैट्स ए फिजिक्स लॉ। इस केस में जितना भी सर हम समझ पा रहे हैं, ये बॉम्ब इन लोगों ने कैसे बनाया होगा? इसमें कितना अमोनियम नाइट्रेट होगा? क्या इसका साइज रहा होगा? व्हाट वुड इट लुक लाइक? और ये कहना तो अभी मुश्किल है कि कितना बड़ा होगा, बट आई थिंक अगर ये अमोनियम नाइट्रेट अकेला यूज़ किया है तो 2-3 किलो से ज़्यादा नहीं होगा, और अगर RDX भी साथ में यूज़ किया है तो सेम अमाउंट मैक्सिमम। ओके। RDX होगा आधा किलो ज़्यादा से ज़्यादा, और अमोनियम नाइट्रेट होगा 2-2.5 किलो। इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा तो बहुत बड़ा बन जाता बम जो है। सर, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ अबाउट बॉम्ब डिफ्यूजन। सपोज कीजिए कि कोई टिप ऑफ मिलता और हमें पता चलता कि यहाँ पर एक बॉम्ब है गाड़ी के अंदर, बॉम्ब डिफ्यूजन कैसे होता है सर? जैसे दिल्ली पुलिस में भी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है, एंड NSG के पास बेटर फैसिलिटीज़ हैं बॉम्ब डिस्पोजल की, तो दे आर एक्सपर्ट इन दैट। तो बेसिकली वो देखते हैं कि बॉम्ब असेस करते हैं बॉम्ब किस टाइप का है, इसका जो है ट्रिगरिंग मैकेनिज्म क्या है। सर, कितने टाइप के ट्रिगरिंग मैकेनिज्म होते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं।
फर्स्ट इज द फिजिकल ट्रिगरिंग मैकेनिज्म, ठीक है, जैसे मैंने बताया केमिकल से यूज हो गया। दूसरा टाइमिंग मशीन, आपने छोटी सी वॉच लगा दी उसके साथ, वो वॉच डिसाइड करेगी कि कितने मिनट बाद या किस समय वो होगा। इसके बाद एक आता है ABCD टाइमर, उस पर वेरिएबल टाइम आप फिक्स कर सकते हो। फिर होता है मोबाइल से टाइमर, यानी आपने उसमें जो कोई टाइम फिक्स कर दिया, मोबाइल फोन लगा दिया उसमें या मोबाइल चिप लगा दी और दूर से कहीं से भी उसको एक्टिवेट कर दिया। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म है उसके जी। और फिर उसका टाइमिंग है, जैसे आपने वॉच से लगाया तो मैक्सिमम कैन बी 12 आवर्स डिफरेंस, इससे ज़्यादा का टाइमिंग का डिफरेंस आप नहीं कर सकते। ABCD टाइमर में इससे ज़्यादा का टाइम है, लेकिन अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करेंगे तो उसमें तो आप 6 महीने बाद का भी कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड 6 महीने तक वो बैटरी काम करे। तो जितनी बैटरी की लाइफ है उतना डिलेड मैकेनिज्म आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वो पॉसिबिलिटी है। डेटोनेटर सर किस किस टाइप के होते हैं? सी डेटोनेटर, केमिकल डेटोनेटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर इज बेसिकली अ स्पार्क। Detonator is not a spark. See, if you see is the first is only what we can say is a starting point, which is called a fuse. Fuse starts it. जैसे आप पटाखे छोड़ते हो जी, पटाखे में एक वो पतली सी वो निकली रहती है, उसमें फिर आप तीली लेकर आग लगाते हो, फिर वो आग धीरे धीरे अंदर जाती है। तो दिस इज ए फ्यूज टाइमिंग मैकेनिज्म। ठीक। अब RDX जैसे है या अमोनियम नाइट्रेट जैसे है, ये छोटी हीट से एक्सप्लोड नहीं करते, इनके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए एक्सप्लोड करने के लिए। तो एक आपको प्राइमर चाहिए इसके लिए, एक छोटा बम। हाँ, दैट इज कॉल्ड ए डिटोनेटर। अब डिटोनेटर के दो मीनिंग ले सकते हो आप। एक तो डिटोनेटर इज विच एक्सप्लोड्स, एक डिटोनेटर छोटा सा डिवाइस भी होता है जो एक्सप्लोड करेगा और वो डिटोनेटिंग मटेरियल को डिटोनेट कर देगा, और उस जब वो मटेरियल डिटोनेट होगा वो इतनी एनर्जी देगा कि मेन जो है एक्सप्लोसिव तब वो फटेगा। सो फ्यूज इज ए इनिशिएशन, डिटोनेशन इज ए प्राइमरी ब्लास्ट, you can say primary explosive, and the main explosive is जो भी उसके आसपास मटेरियल पड़ा है। yes सर IED कितने टाइप के होते हैं? see when we say improvised explosive device, so it is improvised, it is not the made in the factory. अब ये डिपेंडिंग अपॉन आपने फ्यूज कौन सा यूज किया है, प्राइमर कौन सा यूज किया है, यानी डिटोनेटर कौन सा यूज किया है, प्राइमर कौन सा यूज किया है, और आपने मेन वो कौन यूज किया है। दे कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड बहुत से वेरिएशन इसमें हो सकता है। और किस मटेरियल में रखा है, आपने प्रेशर कुकर में रखा है, आपने केस आयरन केसिंग में रखा है, उसके बेस पे आपका डिफरेंट टाइप्स का बन जाएगा। सर क्या आपने कभी असल में IED देखा है, लाइव आर्म्ड IED? हाँ बिल्कुल देखा है। कब सर, मैं अगर पूछ सकता हूँ कि क्या माहौल था और क्या इंसिडेंट था वो? फॉर एग्जांपल 96-97 का बताता हूँ कि ये जो टेररिस्ट था ये 2 बम प्लांट करता था हमेशा। अच्छा। सो संडे का दिन था, करोल बाग में एक कुल्फी की दुकान थी जहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ। सो जब मैं वहाँ पहुँचा तो काफ़ी भीड़ थी, शॉप में कोई घुस नहीं रहा था क्योंकि शॉप के उस पर एक और बम रखा हुआ था, लाइव बम रखा हुआ था। बट आई हैव एन आइडिया कि 15 मिनट में फटता है, और अगर ये आधे घंटे में नहीं फटा तो ये फटेगा नहीं। सो आई टोल्ड देम, मैंने कि फटेगा नहीं, डोंट वरी। देन आई वॉक्ड इनटू द इनसाइड। बाद में इसको खोल के देखा हमने, और फिर वैसे ही बम हमने बनाए टू एग्जामिन करने के लिए कि किस तरह का बम ये होगा। देन जब ये 13 सितंबर को दिल्ली में ब्लास्ट हुए थे 2008 में, तब 5 बम ऐसे थे जो फटे नहीं थे। वो फटे इसलिए नहीं थे कि वो हमारी पुलिस ने डिफ्यूज कर दिए थे, तो वो लाइव बम थे, तो उनका पूरा मैकेनिज्म क्या था उनको खोल कर देखा गया।
तो लाइव बॉम्ब देखे हैं काफ़ी। सर डिफ्यूजन कैसे करी जाती है? डेटोनेटर को निकाल दिया जाता है, फ्यूज़ काट दिया जाता है? फ्यूज़ को काटा। ऐसा भी होता है सर क्या कि कुछ फेल सेफ मैकेनिज्म लगा देते हैं कि अगर आप फ्यूज़ काटो तो फट जाएगा? देखिए सर्किट पूरा होना चाहिए। ओके। बिना सर्किट पूरा हुए नहीं हो सकता। मैकेनिज्म हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि जैसे ही फ्यूज़ कोई तार काटें तो वो पूरा हो जाए मैकेनिज्म। इसलिए उसमें एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है कि कौन सा तार काटना है, कौन सा तार नहीं काटना है। ये डिस्पोजल जो करते हैं बॉम्ब डिस्पोजल, उनको काफ़ी ट्रेनिंग दी जाती है इस चीज़ की। जी सर, बॉम्ब डिस्पोजल जब लोग करते हैं तो वो बहुत थिक सूट पहनते हैं। बिल्कुल। और उनके पास कुछ डिवाइसेस होते हैं। जी। क्या वो सूट्स किसी स्पेशल मटेरियल से बने होते हैं, और क्या उनके आसपास अगर एक्सप्लोजन हो इट विल सेव देम? बट उसमें भी एक प्रॉब्लम मैंने देखी है। सूट तो अच्छा पहने होते हैं, लेकिन जो फिंगर्स हैं, ऑलमोस्ट इतनी फिंगर्स जो हैं उनकी नेकेड होती हैं। आप कभी देखें जब डिस्पोजल कर रहे हो टू हैंडल द वायर्स। हाँ, तो वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर एक्सप्लोजन हो तो उनके हाथों को प्रॉब्लम हो। सर ये कौन करता है? मतलब हु आर दीज पीपल? क्या ये वॉलंटियर करते हैं लोग अपने लिए बॉम्ब डिस्पोजल में जाने के लिए? बिकॉज इट साउंड लाइक द मोस्ट डेंजरस जॉब इन द वर्ल्ड। See, there are people who take chances in life, who are ready to take difficult tasks. I wonder what I have seen रेलवे स्टेशन पे दिल्ली में मिला था लाइव बॉम्ब। ये इट मस्ट बी 2004 की या 5 की बात होगी। एंड सीन हाउ ही वाज डिस्पोजिंग इट एट द मौके पे। इट्स ए डिफिकल्ट जॉब, बट अभी वो भी आने लगी हैं, गाड़ियाँ भी आने लगी हैं। रोबोट्स कैन आल्सो। हाँ, उनमें डाल दो। रोबोट से भी हमने एक रोबोट्स का भी एक्सपेरिमेंट किया था दिल्ली पुलिस में। बट मशीन्स भी आती हैं, रोबोट से लेके मशीन में डाल दिया। नो ह्यूमन इंटरवेंशन इज देयर। A robotic arm can just yes take it and place it somewhere. Absolutely. Sir, from the explosive, I want to come to the people who are responsible, जो करना चाहते हैं। जो प्रेस नोट है JNK पुलिस का, उसमें वर्ड मेंशन्ड है वाइट कॉलर सिंडिकेट। The word mentioned are white collar terror module. Here, in this case, they are doctors, all doctors, Al Falah University. आपको क्या लगता है सर इसके पीछे कौन है? Because it seems like जैश मोहम्मद. Do you think, have you seen this before? Because आपने बहुत सारे केसेस किए हैं, आपने बाटला हाउस, you have solved various bomb blast cases in the world, and some of them you solved very quickly also. Do you see a pattern? Does it remind you of your past? Does it tell us something that we can understand or extrapolate? Is there a signature that you can see in their actions, in the way it is being done? Is there a common pattern? See, this pattern जो आप बता रहे हो कि पढ़े लिखे लोगों का टेररिज्म में इन्वॉल्व होना, इसको हम 2 फेज में बांटते हैं जी। 2004 से पहले और 2004 के बाद। ठीक। 2004 से पहले जो लोग इन्वॉल्व थे, द मोस्टली जो लोग थे वो रिलीजियसली इंडोक्ट्रिनेट थे। ओके। बट एजुकेटेड नहीं थे। ओके। एंड जनरली वो लोग पाकिस्तान बेस्ड थे, या पाकिस्तान बेस्ड के लोग यहाँ के सेटल हुए, जिसको हम रेजिडेंट एजेंट बोलते हैं, और उन्होंने ग्रुप बनाया और उसमें कुछ हिंदुस्तान के लोग भी थे। लेकिन 2004 के बाद, बेसिकली आफ्टर 9/11, व्हेन इंटरनेशनली टेररिज्म के ऊपर एक्शन शुरू हुआ, पहले तो कहते थे इंडिया है, पाकिस्तान है, इंटरनेशनली दे वर नॉट मच बॉदर्ड। आफ्टर 9/11, whether it is a UN, whether it is a financial action task force, they all became active against terrorism. तो पाकिस्तान ने कहा कि हम विड्रॉ करें, इन द सेंस दैट जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो पाकिस्तान से नहीं करें, जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के लोग ही करें। अच्छा। एंड दैट गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन मुजाहिदीन। इंडियन मुजाहिदीन में जो लोग थे वो भी एजुकेटेड लोग थे। एक फॉर एग्जाम्पल उसमें एक पीर बॉय लड़का था, वेरी हाईली पेड इन कंप्यूटर्स, एंड ही लेफ्ट द जॉब, एंड व्हाट ही रोट व्हेन ही लीविंग द जॉब, कि आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम दिस पोस्ट फॉर ए हायर कॉज। इंडिकेट व्हाट डज इट मीन, हायर कॉज। सो जो इंडोक्ट्रिनेशन है एजुकेटेड पीपल का, ये वहां से शुरू हुआ है।
एंड गुजरात में इन्होंने लॉजिस्टिक सपोर्ट जरूर लिया दूसरे लोगों से। जैसे गुजरात में जब ब्लास्ट हुए थे आई थिंक जुलाई 2008 में, तो इन्होंने सिमी वाले लोगों से सपोर्ट ली थी। तो मैं सिमी का उस समय एक इंटरोगेशन पढ़ रहा था गुजरात में, जो पकड़े थे उन्होंने कहा इंडियन मुजाहिदीन के लोग जो हैं ये हमारे जैसे नहीं हैं, ये पढ़े लिखे हैं, ये दाढ़ी नहीं रखते, ये 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ते। डिस्क्रिप्शन इज टोटली चेंजिंग एंड ये होता है बिकॉज ऑफ रेडिकलाइजेशन। क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को अगर रेडिकलाइज कर दिया जाए, उनके दिमाग में भर दिया जाए कि ये जो आप है ये काम करना ठीक है, तो वो दूसरे को भी आसानी से रेडिकलाइज कर देते। तो ये पैटर्न, वही पैटर्न नजर आ रहा है जो पैटर्न मुझे इंडियन मुजाहिदीन में दिखा। पढ़े लिखे लोग टेररिज्म में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनका इंडोक्ट्रिनेशन किया गया होगा। हमें देखना पड़ेगा किसने इंडोक्ट्रिनेशन किया, या जो पकड़े गए इनमें से किसी ने और सबका इंडोक्ट्रिनेशन किया। एंड इंडोक्ट्रिनेशन का उस समय हमने जो इनका मेथड देखा था, उसमें मेथड था कि पहले जो इंडोक्ट्रिनेट करता है दूसरों से पूछने लगता है कि भाई तुम्हें नमाज पढ़नी आती है। जनरली नहीं आती होती ढंग से, तो फिर उनको बताता है ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। बेसिकली मेंटली स्लेव बनाता दूसरे को। देन ही स्टार्टेड सेइंग, देखिए उस कंट्री में क्या हो रहा है, जो मुसलमान है उस कंट्री में क्या हो रहा है उनके साथ, फलानी कंट्री में क्या हो रहा है, उस कंट्री में क्या हो रहा है। एंड इस्लाम में एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कॉमन ब्रदरहुड। वी आर ऑल इक्वल, वी आर ऑल, एंड दैट आल्सो मीन्स कि अगर किसी भी जगह किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो हमें उस अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। तो इस तरह से उसको इंडोक्ट्रिनेट करते हैं कि भाई वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। उसके बाद उनको समझाते हैं जिहाद क्या होता है। अब जिहाद के कई मीनिंग हैं, बट ये लोग जो मीनिंग समझाते हैं वो समझाते हैं कि दूसरों को मारना, जो हमारी बात नहीं मानता या जिसको इन्होंने काफिर कह दिया उसको मारना, उसको मारने से जन्नत मिलती है। सबसे बड़ा पुण्य कहते हैं ये करना, उनको ये समझाते हैं। आपको रिकमेंडेशन पावर मिलती है दूसरे और को जन्नत भेजने की। 72 हुरों की बात भी करते हैं, तो उसको इस तरह से इंडोक्ट्रिनेट कर देते कि ये काम सबसे बड़ा काम है और ये हमें करना चाहिए। और जब एक पढ़े लिखा हो गया तो दूसरे को भी बड़े आसानी से इंडोक्ट्रिनेट कर देता है। हमें इंडियन मुजाहिद के केस में बड़े सॉन्ग्स भी मिले थे, सॉन्ग्स, मोटिवेशनल सॉन्ग्स। करीब 300 के करीब सॉन्ग्स मिले थे उनके कंप्यूटर्स पे। तो उनको मोटिवेशन लाया गया। तो ये जो रेडिकलाइजेशन प्रोसेस है इसको हमें रोकना होगा, इसको डिटेक्ट करना होगा, ताकि इस तरह के पढ़े लिखे लोग टेररिज्म में ना आए। वैसे दूसरे भी नहीं आने चाहिए, जो अनपढ़ हैं वो भी नहीं आने चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि रेडिकलाइजेशन को टाइम पे हम रोक सकें। सर, अगर कोई पढ़ा लिखा है उसको ऐसी क्या रेडिकलाइजेशन कर दी जाए उसके माइंड पे कि वो इतना कन्विंस हो जाए, पढ़ा लिखा डॉक्टर, कि खुद को उड़ा दे गाड़ी के साथ रेड लाइट पे खड़े हुए, ताकि आसपास 8-10 लोग और मर जाए। कि ये जो है ना थिंकिंग है, ब्रेन वॉशिंग, जो जैसे मैं बता रहा था कि जगह जगह की फ़ोटोज़ दिखाए गए, जहाँ राइट्स हुए उनके फ़ोटो दिखाए, वन साइडेड आपको पिक्चर दी जा रही है। एक तरह से कम्युनिटी के ऊपर जाति का दिखाया जा रहा है उनको, चाहे वो हुई है या नहीं हुई, लेकिन परसेप्शन दिया जा रहा है। फिर दिया जा रहा है कि लड़ना जो है वो धर्म के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिहाद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बताते हैं हद से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिहाद करना। जब मैं इंडियन मुजाहिदीन के इंटरोगेशन में देखा तो जब आदमी को इतना इंडोक्ट्रिनेट कर देते हैं एंड वो उनकी बात मानने लगता है, दैट्स व्हाई आई सेड कि पहले मेंटल स्लेव बनाते हैं उसको कि भाई तुम्हें ये आता है, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें नमाज पढ़नी नहीं आती, तुम्हें वज़ू करना नहीं आता, तुम्हें ऐसा नहीं आता, तो ताकि फिर उसको सिखाने लगते हैं कि ऐसा करना चाहिए। तो
मेंटल सुपीरियरिटी करके इन द फील्ड ऑफ रिलीजन फिर उसको इंडोक्ट्रिनेट करना शुरू करते हैं लोग। जब इंडोक्ट्रिनेट कर देते हैं जी, तो फिर ये फील्ड में भेजते हैं इनको? फिर इनको ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। ट्रेनिंग के लिए? ट्रेनिंग जनरली पाकिस्तान में होती है। ओके। और वहाँ ट्रेनिंग कैंप्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग ट्रेनिंग कैंप्स हैं। जैसे जैश के अलग ट्रेनिंग कैंप हैं, लश्कर के अलग ट्रेनिंग कैंप्स हैं, और ट्रेनिंग कैंप्स में भी इनकी अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग है। जैसे लश्कर के मैं बताता हूँ, उनका पहली ट्रेनिंग है दौराए आम। दौराए आम 21 दिन की होती है। उसमें जनरल ट्रेनिंग दी जाती है एक्सप्लोजिव की और डिफरेंट चीज़ों की, आइडियोलॉजी की, बट दैट्स ए प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग। उसके बाद 3 महीने की ट्रेनिंग होती है जिसको दौराए खास बोलते हैं। उसमें एक्सप्लोजिव कैसे एक्सप्लोड करते हैं, गन कैसे चलाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गन चलाना सिखाते हैं उनको। इस तरह से डिफरेंट ट्रेनिंग बढ़ती जाती हैं। एक इनकी ट्रेनिंग होती है, मुझे नाम ध्यान नहीं है, दैट्स आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग। अगर आप पकड़े जाओ तो इंटरोगेशन में कैसे जवाब दोगे, या किसी को अपनी आइडियोलॉजी सिखानी है तो कैसे करोगे। हमने एक पकड़ा था टेररिस्ट, तो आई वाज आस्किंग कि तुमने कौन कौन सी ट्रेनिंग हुई है, तो उसने ये लास्ट ट्रेनिंग भी की हुई थी। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब है? कहता सर मेरे साथ आप 1 घंटे बैठ जाओ, मैं आपको रेडिकलाइज कर दूंगा। अच्छा। तो इस तरह की ट्रेनिंग भी इनको दी जाती है, बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक तरीके से। बिल्कुल, इट इज़ लाइक अ स्कूल प्रॉपर। एब्सोल्युटली। इसमें सर क्या डिफरेंस है लश्कर की ट्रेनिंग में और जैश की ट्रेनिंग में, और सबसे ज़्यादा कट्टर ट्रेनिंग कौन करता है इनमें से? नहीं, दोनों की ट्रेनिंग कट्टर ही है। मैं उसके वो बता रहा था कि क्या है उनके। जैश की नंबर ऑफ ट्रेनिंग हो सकता है ज़्यादा होती है, उनका नाम डिफरेंट होता हो, बट ट्रेनिंग। एंड इंटरेस्टिंगली जितनों को उन्होंने इंटरोगेट किया, उन्होंने ISI का इन्वॉल्वमेंट बताया कि ट्रेनिंग कैंप्स में ISI के लोग भी ट्रेनिंग देने आते थे। इवन एयरपोर्ट पे की फ्लाइट लेट हो गई थी, तो उसको एयरपोर्ट पे ISI का आदमी आया, उसने रुकने की जगह दी पूरे एयरपोर्ट पे, कमरा दिया अलग से। तो पूरी सपोर्ट उनको वहाँ की एजेंसी की भी मिलती है। सर और क्या है यहाँ पे इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम क्या जानते हैं, और आपके इंटरोगेशन से क्या आप देखा हुआ है आपने क्या इन ऑर्गेनाइजेशंस में एक तो जिसको हम कहते हैं हैंडलर या लॉन्चिंग कमांडर। लॉन्चिंग कमांडर, हाँ। इंडिया में एक ग्रुप को जब वो लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो उसका एक कमांडर बनाते हैं। पाकिस्तान में वो सारी रिपोर्ट उसको देता है। और इनको एक ट्रेनिंग में एक और चीज़ सिखाई जाती है, चीज़ों को शेयर ना करना। अगर इंडिया में फॉर एग्जांपल 5 मॉड्यूल हैं जी, 5 मॉड्यूल एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। दे मे नॉट नो अबाउट ईच अदर आल्सो, एग्जिस्टेंस ऑफ ईच अदर आल्सो। ओनली उनका जो लॉन्चिंग कमांडर है या हैंडलर है पाकिस्तान में, उसको पता होगा कि ये जो हैं ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। तो एक इनकी एक दूसरे से कि अगर एक ग्रुप पकड़ा जाए तो दूसरे ग्रुप के बारे में पता ना लगे, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इनको फीलिंग दी जाती है। तो क्या आपने किसी हैंडलर को इंटेरोगेट किया है कभी? ये हैंडलर तो पाकिस्तान में होते हैं, तो आपको हैंडलर हाथ नहीं आएगा ना। ठीक है सर, इन ऑर्गेनाइजेशंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? जी, इन ऑर्गेनाइजेशन में इनका हेड है, जैसे लेट्स से जैश ए मोहम्मद ले लें या लश्कर ए तोयबा ले लें। ये 2 तरफा ऑर्गेनाइजेशन है। इनका एक चैरिटी विंग होता है, जैसे लश्कर ए तोयबा का जमातुल दवा चैरिटी विंग है। उस चैरिटी के नाम से पैसे इकट्ठे करते हैं। इस्लाम में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ज़कात। तो एक परसेंटेज ऑफ योर इनकम आपको चैरिटी में देनी होती है। अब कई बार लोग क्या करते हैं, चैरिटी में देनी है तो खुद चैरिटी करें या किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को दे दें। तो जनरली इन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को ज़कात आती है। तो लश्कर ने जैसे अपना बना लिया जमातुल दावा, अभी फलाह इंसानियत बना लिया बाद में। जैश ए मोहम्मद का भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ से पैसे लिए। इन्होंने हॉस्पिटल खोले हुए हैं पाकिस्तान में, मदरसे खोले हुए हैं, और साथ में ट्रेनिंग कैंप खोले हुए हैं। तो वो पैसा जो चैरिटी का है वो टेररिज्म में यूज़ करते हैं।
एक और है कि इनकी इंटरनेशनल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन या फ्रंट है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में पैसे, ज़कात के पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर डिफरेंट कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमने 99 में एक बर्मीज पकड़ा था, वो इस ऑर्गेनाइजेशन में था, पाकिस्तान में पोस्टेड था। जब उसको इंटरोगेट किया गया, पता लगा कि वो ज़कात के पैसे ट्रेनिंग कैंप्स में डिस्ट्रीब्यूट करने जाता है। उस समय FBI की टीम भी आई थी उसको इंटरोगेट करने के लिए, टू फाइंड आउट ट्रेनिंग कैंप्स कहाँ हैं उनको प्लॉट करने के लिए। एक तो ये हो गया कि इनकी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। ऑन द टेररिस्ट फ्रंट इनका हेड है, फिर उनके नीचे जो हैं वेरियस कमांडर्स हैं जिनको अलग अलग काम दिया हुआ है, किसी को ट्रेनिंग का काम दिया हुआ है, किसी को फाइनेंस का काम दिया हुआ है। उसके नीचे लॉन्चिंग कमांडर्स हैं जो ट्रेनिंग भी देखते हैं और साथ में जब उन लोगों को इंडिया में भेजते हैं ऑपरेट करने के लिए तो उनको मॉनिटर भी करते हैं, उनको डायरेक्शन भी देते हैं। सर, इन लॉन्चिंग कमांडर्स के पास एजेंट्स होते हैं फिर फाइनली? एब्सोल्युटली, जो ऑपरेट करते हैं, ऑपरेटर्स। और ये ऑपरेटर्स स्लीपर सेल्स भी हो सकते हैं? एब्सोल्युटली, स्लीपर सेल भी हो सकते हैं। तीन तरह के एक्चुअली, या 4 तरह के कहूँगा मैं, ऑपरेशंस हो सकते हैं जी। एक है ये पाकिस्तान से डायरेक्ट भेजते हैं, दे आर बेसिकली पाकिस्तानी। वो आएंगे, ऑपरेट करेंगे और वापस चले जाएंगे। जैसे अक्षरधाम पर अटैक हुआ था या अयोध्या पर अटैक हुआ था, देवर पाकिस्तानी आए, फिदाइन अटैक था, मर के तो ठीक है, जिंदा बच के तो पाकिस्तान वापस भाग जाएंगे। कश्मीर में केवल इनके लॉन्चिंग कमांडर आते हैं। एक था आई थिंक अबू अलकामा, जब दिल्ली में 2005 में ब्लास्ट हुए थे, वो खुद कश्मीर आया था और फिर जैसे ही ब्लास्ट हुए उसके बाद भाग गया वहां से। दूसरे तरह के हैं रेजिडेंट एजेंट। रेजिडेंट एजेंट में क्या करते हैं, चाहे वो बेसिकली पाकिस्तानी होगा, इंडिया में भेजेंगे और उसको कहीं रिजाइड कराएंगे। तो पहले उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फॉर एग्जांपल कलकत्ता से, किसी गांव से, रिमोट गांव से एक मिल जाएगा, ये उस गांव में रहता है। उस सर्टिफिकेट के बेस पे वो कहीं जाकर रहेगा, पैसे आएंगे उसके पास, घर ले लेगा, शादी कर लेगा यहीं की लड़की से, आधार कार्ड बनवा लेगा, राशन कार्ड बनवा लेगा, पैन कार्ड बनवा लेगा, एज इफ ही इज एन इंडियन पर्सन। फिर वो ज़मीन खरीदेगा यहाँ पर। उसके बाद जब वो सेटल हो जाएगा, अब उसके बाद पाकिस्तान से लोग आने शुरू हो जाएंगे एंड देन दे विल ऑपरेट। उनके पास जो काम करेंगे लोग, उनको भी वो यूज़ करेंगे। तो दूसरा तरीका है रेजिडेंट एजेंट का। तीसरा है कुछ लोग ट्रेनिंग कराए लेकिन वो ऑपरेट नहीं कर रहे, जिनको हम स्लीपर सेल बोलते हैं। उनको कभी भी एक्टिवेट किया जा सकता है। और चौथा है जिसको हम लोन वॉल्फ बोलते हैं, यानी आदमी आइडियोलॉजी से अट्रैक्टेड है बट कनेक्टेड नहीं है। यानी वो जैसे मोहम्मद की सपोज आइडियोलॉजी पढ़ी उसने नेट पे और वो अट्रैक्ट हो गया और उसने कहा मैं टेररिज्म करूँगा, बट वो कंट्रोल नहीं है कहीं से भी। तो इस 4 तरह के बेसिकली वेरिएशन हो सकते हैं। जो हम इस केस में देख रहे हैं जी, ये तो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड मॉड्यूल्स, ये एब्सोल्युटली ऑर्गेनाइज्ड मॉड्यूल है। ये मैं कहूँगा कि इंडियन मुजाहिदीन के पैरेलल का मॉड्यूल है, जिसमें इंडियंस को इन्होंने, जो यहाँ के रेजिडेंट हैं भारत के, उनको ट्रेन किया और उनको यहाँ यूज़ कर रहे हैं हमारे खिलाफ। तो सर आपको लगता है ये जो परपेट्रेटर था, ये डॉक्टर और जो कुछ और लोग जिनके नाम आ रहे हैं, इनको पाकिस्तान भेजा गया होगा, ट्रेनिंग करके वापस आए होंगे ये? एब्सोल्युटली। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जाते हैं और वापस आ जाते हैं और इंडियन सिटीजन्स हैं और पता नहीं चलता है हमको कि ऐसा हुआ है? कई तरीके हैं जानने के। जैसे इंडियन मुजाहिदीन के लोग बांग्लादेश के थ्रू जाते थे। ओके। बांग्लादेश में एक ऑर्गेनाइजेशन थी हुजी, हरकत-ए जिहाद-ए इस्लामी। वो बांग्लादेश में उनके पासपोर्ट बनवाते थे और उस पासपोर्ट से वो पाकिस्तान जाते थे।
पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर बांग्लादेश के थ्रू ही वापस आते थे। दूसरा है दुबई के थ्रू चले गए, सऊदी अरेबिया के थ्रू चले गए। तो नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ये लोग वहाँ जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और उसी इनडायरेक्ट रूट से फिर वापस आ जाते हैं। कुछ टर्की के भी कनेक्शन सुनने में आ रहे हैं सर इस केस में। ये मैं नहीं कह सकता अभी बड़ा प्रीमैच्योर है, लेकिन हो सकता है। सर जब ये लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि ये सब मॉड्यूल्स तो एक्टिव थे, मल्टीपल रेड्स हुई हैं तो दे वर एक्टिव, ये आपस में जब बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होती है इनकी। इनके कौन से मेथड्स हैं सर इंक्रिप्शन के? देखिए बहुत सारी तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कम्युनिकेट ही नहीं करते मोबाइल फ़ोन से या ऑनलाइन, मीटिंग में ही करते हैं। जो भी है मिलेंगे उस वहीं बात करेंगे, एंड दैट दे कंसिडर द सेफेस्ट मेथड। सेकंड, आज की डेट में मोबाइल फ़ोन भी काफ़ी सुरक्षित हो गया है, क्योंकि एनक्रिप्शन है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, बट फिर भी उस लोग को उस मेथड को अवॉइड करते हैं। और ये जब ये कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें एक तो एनक्रिप्टेड तो हो ही गया, कोड वर्ड में यूज़ करते हैं, ताकि अगर किसी तरह से भी इनको इंटरसेप्शन हो जाए तो वो भी समझना है कि इसका मतलब क्या है। सर क्या इनको ऐसी ट्रेनिंग भी दी जाती है कि अगर ये पकड़े जाएं तो ये सुसाइड कर लें या साइनाइड खा लें? डिपेंड करता है। जो फिदाइन है उनको तो ट्रेनिंग दी जाती है, बाकी को नहीं होती है। और ऐसा किस्सा आया नहीं है अभी तक नज़र में कि पकड़े जाने के बाद सुसाइड कर लिया। ओके सर, बात करते हैं फंडिंग की, जिसके बारे में बात करने के लिए आपसे बड़ा एक्सपर्ट नहीं हो सकता, बिकॉज आप ईडी में थे और आपके करियर के दो ही भाग हैं एसेंशियली, जितना मैं देख पाया, समझ पाया। वन इज़ द ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, द अदर इज़ ऑल दिस एंटी टेररिज्म वर्क दैट यू हैव डन। इनकी फंडिंग के और क्या सोर्सेज? हम समझते हैं कि एक चैरिटेबल फ्रंट होता है और बहुत पुराना एक मैकेनिज्म है, वो इनका चल रहा है, बट आजकल मॉडर्न तरीके भी हैं सर, क्रिप्टो है और बहुत सारे तरीके हैं। तो वेयर इज़ दिस मनी कमिंग फ्रॉम, और इतना आसान क्यों है इनके लिए करना, इंडिया में ऑपरेट करना इतने सालों तक, और हम क्यों नहीं पकड़ पाते हैं? देखिए एजेंसीज पकड़ती हैं, एंड जनरली आप कहेंगे कि एजेंसी को 100 में से 100 बार सक्सेसफुल होना है अगर टेररिज्म को बचाना है। बिल्कुल। और टेररिस्ट को अगर एक बार भी सफल हो गया जी तो एजेंसी का फेलियर माना जाएगा, चाहे वो एजेंसी 99 बार सफल रही हो। तो एक तो ये इशू है। सेकेंडली यहाँ पर थोड़ा सोसाइटी का भी रोल होना चाहिए, पेरेंट्स का भी रोल होना चाहिए। एक बच्चा 3 महीने गायब है, ना फ़ोन पे अवेलेबल है, ट्रेनिंग के लिए गया हुआ है, आप उससे पूछते भी नहीं भी कहाँ गया था, तेरा फ़ोन बंद क्यों था, तूने जवाब क्यों नहीं दिया। तो ये जो चीज़ अगर पेरेंट्स पूछने लगे, जो आदमी रेडिकलाइज होता है उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है। ना बिहेवियर चेंज या तो उसके पीयर ग्रुप स्पॉट करेंगे, या उसके पेरेंट्स स्पॉट करेंगे, या मोहल्ले पड़ोस के लोग स्पॉट करेंगे। तो एक तो जागरूकता की कमी है कि भाई ये बच्चा कहीं गलत लाइन में तो नहीं जा रहा है। दैट इज वन एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट ये है कि जो हमारा इंटेलिजेंस लोकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे इंटेलिजेंस है, सिस्टम है, शायद उसमें भी उनको ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जैसे फरीदाबाद में एक्ट कर रहे थे, मैं पुलिस की कमी नहीं कहूँगा, क्योंकि एक डॉक्टर से अच्छे इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे थे, तो सर्टेनली डाउट नहीं होता किसी को, इनके मूवमेंट्स पे डाउट नहीं होता, इनके उस पे डाउट नहीं होता, बट इंस्टीट्यूशंस को तो पूछना चाहिए था कहाँ गए थे, राइट? घर गए थे, कहाँ गए थे, कुछ नहीं गए थे, तो वो भी नहीं, कोई नहीं पूछता। एक्चुअली हम बॉदर नहीं करते, पड़ोसी क्या कर रहा है, साथी क्या कर रहा है, तो वो भी एक नुकसानदेह चीज़ है। एंड फाइनली टू स्पॉट रेडिकलाइज्ड पर्सन, इस पे शायद ट्रेनिंग की जरूरत है हमें, लोकल पुलिस को। क्या साइंस होते हैं सर एक रेडिकलाइज्ड इंसान के? सी साइंस होते हैं कि गायब रहना, महीनों गायब हो जाना कहीं वहाँ से,
रिलीजियस पैटर्न चेंजेस। पहले सपोज मॉस्क में नहीं जाता था, अब ज़्यादा जाने लगा, कुछ ग्रुप्स के साथ अकेला बैठने लगा। तो वो पैटर्न आपको पता लग जाएंगे देख के कि कुछ पैटर्न बन रहे हैं इनके। उसके बाद बाहर से लोग आके रुकने लगे, रेगुलरली रुकने लगे। अब जैसे सुना है कि हॉस्टल में 8-8, 9-9 लोग एक ही कमरे में रुकते थे। दे शुड कि भी कौन आ रहे हैं, कौन रुक रहे हैं, वेरिफिकेशन होना चाहिए उनका। जी सर, इसकी प्रिवेंशन पे आते हैं, और बहुत ज़रूरी थी बात जो आपने कही। आई विल ऑल्सो रीटरेट, इंटेलिजेंस एजेंसीज डू अ गुड जॉब, बट काम ही ऐसा है कि दे आर नोन बाय देयर फेलियर्स। तो क्योंकि सक्सेस होगा तो कभी पता चलेगा ही नहीं। राइट। सर, जो इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम है वो बहुत बारीक काम है और हमेशा छुपा रहता है। आपने किए हैं केसेस सॉल्व किए हैं, आपने इंटेलिजेंस गैदर करी है, आपने इन्फॉर्मेंट्स कल्टीवेट किए हुए हैं। इंटेलिजेंस गैदरिंग इस टाइप के केसेस में कैसे करी जाती है सर? कहाँ से स्टार्ट होती है? कैसे क्रैक करा जाता है किसी इन्फॉर्मेंट को? किस मोटिवेशन के अंदर वो क्रैक होता है? सी, इन्फॉर्मेंट जो है, कुछ तो लोग जनरल इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ लोगों का इंटरेस्ट है कि हमें देश के लिए काम करना है, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है मैं पुलिस वाले को दे दूं। कुछ लोग पैसे के लिए इन्फॉर्मेशन देते हैं, मोटिवेशन होता है। और जो इन्फॉर्मेंट डेवलपमेंट का है, इट्स ए स्लो प्रोसेस। एंड जनरली जो इन्फॉर्मेंट है वो पर्टिकुलर ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन देगा। वो ऐसा नहीं है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो मुझे इन्फॉर्मेशन दे देगा। वन ऑन वन कनेक्शन, दैट इज ए ट्रस्ट बेस्ड। तो एक तो जो हमारी एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें ड्यूरेशन पोस्टिंग का लंबा होना चाहिए, और उन लोगों की पोस्टिंग होनी चाहिए जिन्होंने इन चीज़ों को डील किया है। बिकॉज कोई आदमी जिसने डील नहीं किया टेररिज्म को, उसको इन्फॉर्मेंट आसानी से इन्फॉर्मेशन देगा नहीं। इन्फॉर्मेंट को एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मेरा नाम लीक नहीं होगा, मेरी जो इन्फॉर्मेशन मेरे साथ दी है किसी को पता नहीं लगेगी, और मुझे बेनिफिट भी चुपचाप मिल जाएगा। तो एक ये मैकेनिज्म है, आर्ट है बेसिकली ऑफिसर्स की, कि किस तरह से वो इन्फॉर्मेंट को डेवलप करते हैं। कई तो इवन एक्यूज जो होता है, एक बार उनका एक्यूज बना फिर इन्फॉर्मेंट बन जाता है उनका, कि आगे से जब वो छूटेगा तो अपनी एरिया की इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देगा। डबल एजेंट, वो डबल एजेंट यू कैन से, वो कल्टीवेट करने की बात है, कैसे उसको कल्टीवेट करते हैं। इनको कल्टीवेट करने की भी सर कोई ट्रेनिंग होती है क्या? कोई ट्रेनिंग नहीं होती, इट्स जस्ट अ स्किल। Yeah, it is a skill which they learn by their seniors. Right. Okay. सर, हमारे देश में एंटी टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? हम जानते हैं रॉ है, आईबी है, हम जानते हैं एनआईए है, बट ये कैसे स्ट्रक्चर्ड है? हादसा होता है, पहले तो पुलिस इन्वॉल्व होती है, स्पेशल सेल, हाउ डज इट वर्क? व्हाट आर ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस? आपस में कौन कौन इन्वॉल्व रहता है? और क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक इंटरपोल, FBI, आर दे आल्सो इन्वॉल्व्ड? एंड इफ सो देन हाउ, इन विच केसेस? सबसे पहले अगर कोई हादसा होता है तो बेसिकली जैसे आपने कहा लोकल पुलिस, उसके बाद उस स्टेट की स्पेशलाइज्ड एजेंसी, जैसे दिल्ली में स्पेशल सेल है, यूपी में एंटी टेररिस्ट सेल है, तो अलग अलग एजेंसी बनी हुई है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी, वो मौके पे पहुंचती हैं। द क्वेश्चन इज हु विल इन्वेस्टिगेट? जब तक एनआईए नहीं बनी थी तब तक लोकल पुलिस या उसकी स्पेशल यूनिट ही इन्वेस्टिगेट करती थी। जैसे यूपी का केस हुआ, उत्तर प्रदेश की ATS ने किया, दिल्ली का हुआ, दिल्ली की स्पेशल सेल ने किया। फिर ये सोचा गया कि भी ऐसी एजेंसी होनी चाहिए, क्योंकि अनकनेक्टेड रह जाते हैं। दिल्ली के वाले के पास एक इन्फॉर्मेशन है, यूपी के पास नहीं है, बेंगलोर वाले के पास नहीं है इन्फॉर्मेशन। तो एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो इन्वेस्टिगेशन करे ऑल ओवर इंडिया। सो उनके पास सारे इनपुट एक जगह होंगे, तो NIA बनाई गई। बट NIA इज ए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो करती है इंटेलिजेंस ब्यूरो। चाहे कोई भी स्टेट काम कर रही हो तो हर स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी इंफॉर्मेशन को IB के साथ शेयर करे इमीडिएटली, क्योंकि IB फिर देखेगी इसको हमें किसी स्टेट के साथ शेयर करना है,
और कहाँ पर ऑपरेशन करना है। तो ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम है। रॉ का काम बेसिकली है कि कंट्री से बाहर से अगर कोई चीज़ डेवलप हो रही है, उस डेवलपमेंट की इंटेलिजेंस वो कलेक्ट करे और वो आईबी को दे, या जनरली वो आईबी को देते हैं। आईबी का काम है विद इन इंडिया ऐसी कोई इंटेलिजेंस डेवलप करना। तो सारी स्टेट से उनका कोऑर्डिनेशन होता है, उनके अपने चैनल्स भी होते हैं इन्फॉर्मेशन के, और उस इन्फॉर्मेशन को फिर जहाँ ज़रूरत होती है वो शेयर करते हैं। तो ये हमारा बेसिकली सेटअप है इंटेलिजेंस कलेक्शन का एंड इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है सर। एक दो टेररिस्ट के जो मीन्स हैं, इनके प्रेफर्ड तरीके टेररिज्म फैलाने के, एक तो बॉम्ब ब्लास्ट होता ही है, लाउड एक्सप्लोसिव, ऑब्वियसली क्रिएट्स अ शॉक, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है लोगों पे, डर, और वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है बेसिकली, गुरिल्ला वॉरफेयर इन सिविलियन एरियाज इज व्हाट दे डू। बट सर देयर आर दीज अदर थिंग्स विच आर कमिंग इनटू द न्यूज़, सुनने में आ रही हैं। देयर इज दिस केस इन गुजरात जहाँ पर किसी को पकड़ा गया जो राइसिन पॉइजन मैन्युफैक्चर कर रहा था काफ़ी अच्छे खासे स्केल पे। सस्पेक्टेड है कि मास पॉइजनिंग उसका इंटेंशन था, लिंक्स टू सम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। सी पॉसिबल है, क्योंकि मास स्केल पे अगर किलिंग्स होंगी that will be akin to the explosion also, because here you are also killing, you are creating a scare or more scare there, इस सेंस में कि जो हम पानी पी रहे हैं क्या वो सेफ है नहीं सेफ है, और वो स्केयर ऑल ओवर इंडिया में होगा। दिस इज वेरी डेंजरस मोडस ऑपरेंडी। राइट सर, जैसे अभी हमने देखा 3,000 के लोग लगभग अमोनियम नाइट्रेट, कार्ट्रिजेज, राइफल्स, एम्यूनेशन, बहुत सारे एजुकेटेड लोग, ये तो एक ऐसा मॉड्यूल है या सीरीज ऑफ मॉड्यूल है जो पकड़ा गया। ऐसे कितने होंगे सर आपके अंदाजे में जो देश में अभी एक्टिव होंगे या हो सकते हैं एक्टिव हों स्लीपर सेल्स? मेरे ख्याल से नहीं होंगे ज़्यादा। ओके, एंड स्पेकुलेशन है, हो भी सकते हैं, बट इस तरह का मॉड्यूल बनना आसान काम नहीं है। इस मॉड्यूल को बनाने में सर कितनी मेहनत और कितनी देर और कितना पैसा लगा हुआ है? इसमें कई साल लगे होंगे, हो सकता है 5-6 साल भी लगे हों। 5-6 साल लगे होंगे इनको ये सीरीज ऑफ ब्लास्ट जो ये करने की कोशिश कर रहे थे, अब ये इस दिन को अंजाम करने अब ये प्लान कर रहे थे, इन्होंने मटेरियल इकट्ठा कर लिया। नाउ दे वर इन द फाइनल फेज ऑफ ऑपरेशन। आई शुड कॉम्प्लीमेंट कश्मीर पुलिस कि इतना बड़ा जो हादसा हो सकता था वो प्रिवेंट हुआ। सर कुछ मैसेज फॉर फेलो इंडियंस हु आर वाचिंग दिस? See, one message I would like to say is irresponsible comments made by various people in our country. मेरा विश्वास ये है कि टेररिज्म पे एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए। टेररिस्ट के फेवर में अगर कोई बोलता है, he should speak with evidence. Otherwise, he should not make comments. हमारी कंट्री में कोई भी आदमी कुछ भी बोलता है तो एक तो इस पर रोक होनी चाहिए। बिना वेरिफिकेशन के, बिना चीज़ों के आदमी को कोई उनके फेवर में बोलने लगता है, कोई कुछ बोलने लगता है, नहीं बोलना चाहिए। सेकेंडली, मैं पेरेंट्स के लिए मैसेज दूंगा कि अगर बच्चा गायब रहता है तो कृपया उससे ज़रूर पूछें कि कहाँ गए थे, क्या करने गए थे। टाइमली पता लग जाएगा तो एक बहुत बड़ा हादसा, जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं टेररिज्म में, वो टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो बच जाएगा। और जनरल पब्लिक के लिए कि अगर उनको कोई नज़र आती हैं चीज़ें गलत होती नज़र आती हैं या उनको डाउट होता है तो कृपया पुलिस को ज़रूर बताएं। सर बस मैं आखिरी एक सवाल पूछना चाहूँगा कि हम बहुत सालों से सुन ही रहे हैं कोई ना कोई बॉम्ब ब्लास्ट, कोई ना कोई टेररिस्ट इंसिडेंट। हमने मिलिट्री ऑपरेशंस भी देखे, ऑपरेशन सिंदूर, और जहाँ तक ये टेररिज्म का सवाल है पिछले कुछ सालों में बहुत कम हो गए। मेनलैंड में अटैक्स तो बहुत ही कम हो गए, बट आपको आपके एक्सपीरियंस से ये कहाँ ख़त्म होता दिखता है? वेयर डू यू सी एंड हाउ डू यू सी इट एंडिंग? सी वेव्स हैं ये। पहली वेव आई, इफ यू टॉक अबाउट हिंटरलैंड टेररिज्म, लीविंग अपार्ट मार्क्सिज्म, ठीक है, नक्सलिज्म, और लीविंग अपार्ट नॉर्थ ईस्ट। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जिहादी टेररिज्म और हिंटरलैंड।
The first wave was in 90s, जिसमें काफ़ी होम ग्रोन लोग भी थे, जैसे जली संसारी था, टूंडा था, अब्दुल करीम टूंडा था, ये लोग थे। सेकेंड वेव आई 9/11 से पहले, जिसमें मोस्टली पाकिस्तानी टेररिस्ट आए। थर्ड वेव आई इंडियन मुजाहिदीन की, जो 2004 से करीब 2008 तक चली। आई वुड से दिस इज अ फोर्थ टाइप ऑफ वेव। ये बिगिन कर रही है कश्मीर से एंड स्प्रेड कर रही है इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में। पहली वेव्स ऐसी नहीं थी जो कश्मीर से स्टार्ट कर रही हूँ और डिफरेंट पार्ट्स में वेव वो कर रही हूँ। मैं इसको ज़्यादा सीरियस मानता हूँ, क्योंकि कश्मीर हमारा अफेक्टेड एरिया है। कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन आसान है पाकिस्तान से। कश्मीर में एक्सप्लोसिव RDX वगैरह पाकिस्तान से आता है, AK-47 पाकिस्तान से आती हैं। और अगर वहाँ के लोग हिंटरलैंड में ऑपरेट करेंगे, ये प्रॉब्लम एरिया है काफ़ी, और इस वेव को हमें जल्दी से जल्दी निपटना चाहिए। इससे निपटने के सर क्या तरीके होंगे? और हालांकि ज़रूर हमारी एजेंसीज काम कर रही होंगी, बट आप क्या करते सर अगर आप उसके हेल्म पे होते तो? स्पॉट रेडिकलाइजेशन, take measures for de-radicalize, and intelligence collection. These are the 3 steps I should say we should take up, and maybe the agencies are already taking up. Certainly. Sir, that answers all my questions. और मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा इसलिए लगा क्योंकि बहुत नए पहलू खुले। हमेशा जब बात होती थी तो ईडी के बारे में बात होती थी, इट वाज अबाउट फाइनेंशियल फ्रॉड एंड इट वाज अबाउट the commercial side of crime. Right. But there's a whole this side of your career which has not been spoken about, and this in-depth knowledge that you have given us, I am very thankful for it, and I am sure कोई भी इसको जो सुनेगा वो भी यही फीलिंग पाएगा कि आपका जो करियर रहा है पुलिस में, it has been very rich, and I mean we are very thankful that there are people like you out there. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you.